आप यंग एज में दांत निकालना शुरू करेंगे तो जब आपकी एज बढ़ती जाएगी उसके तो साइड क्या इफेक्ट्स होगा? होती हैं। हाँ सो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें मिला जनाब के दांत निकलवाने की तरगीब ना आप बिल्कुल, ये दीजिएगा ट्रीटमेंट ना हाँ दीजिएगा बिल्कुल। और इससे काइंडली अवॉइड कीजिएगा। और दांत निकलवाने के अलावा कोई हल हो सकता है तो इस पर आप जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके साथ अपने पॉइंटर्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम्स हो, कुछ टिप्स लेनी या देनी हो, 846606 इस योर नंबर पर डायल कीजिएगा और हमें बताइएगा, हमसे पूछिएगा। वेल हम लोग जामी साहब की जानी बढ़ेंगे क्योंकि अब वक्त हमारे पास कम है और जामी साहब के पास करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ज़ुबान के हवाले से ही जिस तरह आपने बहुत खूबसूरत बात की कि उर्दू को जो है वो हमें बेसिक्स से लेना चाहिए, तो कुछ ज़ुबान की बेसिक्स के हवाले से कुछ बात करना चाहें, किसी भी ज़ुबान के हवाले से कि किस तरह से हम उनको आगे लेके चल सकते हैं ग्रोइंग एज में बच्चों को सिखाने के लिए। ज़ुबान के हवाले से हमारा जो टैलेंट है ना, जिसकी बुनियाद पे हम ज़ुबान सीखते हैं, वो तो एक ही है। चॉम्स्की बहुत मशहूर नॉम चॉम्स्की लिंग्विस्ट है, नॉम चॉम्स्की, उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो बहुत वैलिड है कि अक्सर इस तरह होता है कि जो शख्स उर्दू में अच्छा है अगर उसको थोड़ा सा एक्सपोजर मिले तो वो इंग्लिश में भी अच्छा होगा। ये कभी इस तरह नहीं होता कि एक शख्स एक ज़ुबान में बहुत अच्छा है और दूसरी ज़ुबान सीख ही नहीं सकता। हाँ, वो कोशिश ना करे, उसको मौके ना मिले, वो एक अलग बात है। जो लिंग्विस्टिक टैलेंट है वो तो हमारे अंदर मौजूद है। हमें इंग्लिश में महारत पैदा करनी है क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें सारा जो नॉलेज है वो मजबूरी है हमारी, ठीक है, इंग्लिश में है, लेकिन उर्दू की कीमत पे नहीं, नॉट एट द कास्ट ऑफ उर्दू। ये बहुत हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और हम एक जो हमारा व्यू है कि अगर बच्चे को उर्दू भी सिखा दी, इंग्लिश भी सिखा दी तो माइंड जो है वो तो बहुत नैरो है, उसमें तो पहले ही बर्डन है, तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन्फिनिट कैपेसिटी है, उसकी कोई हद नहीं है आपकी ज़ुबानें सीखने की। ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लोग 12-12 ज़ुबानों के ऊपर अबूर रखते हैं, 6-6 ज़ुबानें, 7-7 ज़ुबानें। बल्कि अब जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है यूरोप में, अमेरिका में, वो सारी प्रो लैंग्वेज है। कि अमेरिका में ये था, उन्होंने एक तजर्बा किया आज से 20 साल पहले, 20-30 साल पहले, स्पेशलाइजेशन के नाम पे कि एक लैंग्वेज बच्चे को सिखाएं, एक सब्जेक्ट पे लगाएं, उसमें आप उसकी महारत पैदा करें जिसको स्पेशलाइजेशन हम कहते हैं, किसी दूसरी लेकिन उसके इतने कह लें कि हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस निकले उन्हीं की अपनी सोसाइटीज़ में। फिर उन्होंने उस अपने फैसले को रिवाइज किया। अब वहाँ पे देखें कि स्टार्ट में आप डिफरेंट लैंग्वेजेस लेके जाओ। बहुत अच्छी बात है जनाब कि स्टार्ट में ग्रोइंग एज में ही आप उसकी इन्फिनिट कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हुए इसको मैक्सिमम ज़बानें सिखाओ। जामी साहब से बातों का इतना खूबसूरत सिलसिला जारी है, सारे दिल नहीं चाह रहा है इनसे लास्ट मैसेज लेने का, लेकिन वक्त की कैद में हम सभी बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। जामी साहब चाहूँगी कि आप जाते हुए कोई अच्छा सा मैसेज लोगों तक दे दीजिए और मैं आपको कलाम सुने बिना भी नहीं जाने दूँगी। अपने को अच्छा सा कलाम भी सुना दीजिए और मैसेज भी दे दीजिए। पहले कलाम सुन लें। जी बिल्कुल, पहले कलाम की आमद है तो कलाम सुनेंगे। अच्छा, ये कलाम उस तरह तो नहीं जिस तरह शोरा का होता है, क्योंकि हम तो बस ऐसे ही कभी लिखा ना लिखा जिस तरह। कुछ दिन पहले एक नज़म लिखी, और लिखी क्यों ये भी बात सुन लें कि वही आपने कहा, एक शौक़ है किताबें पढ़ने का, लेकिन किताबें महंगी हैं, ख़रीदी नहीं जाती, टाइम कम है। बस दो मिसरे पहले दो मिसरे। हाँ, मुझे रब से उम्र हिजर मिले और दौलत कारूं मिले, ख़रीद लाऊं वो सब किताबें, वो इल्म व हिकमत के दर्स गाहें, वो फ़िक्र दानिश के जबल आली, वो इल्म व हिकमत के बहरे गायर, मैं पढ़ता जाऊं वो सब किताबें और टूट जाएं वो सब तनाबें, जो राह शौक़ में रही है हाहिल, मुझे रब से उम्र हिजर मिले और दौलत कारूं मिले। वेरी नाइस, बहुत आला, बहुत आला। पेपर मुझे दे दीजिए, ले जाएगी जाते हुए। लास्ट मैसेज काइंडली लोगों को जल्दी से दे दीजिए। ज़ुबान के हवाले से ही बात करूँगा कि अपने जहन को खोलें, ज़ुबानें सीखें, उर्दू को ज़रूर अपनाएं, उर्दू को सीखें। उर्दू हमारा विरसा है, हमारी पहचान है, हमारी तहज़ीबी रवायात का तसलसल उर्दू के साथ है। और दुनिया के अंदर हमें तारीख़ भी ये बताती है, और दुनिया में जो असर हाज़िर में हमारा तजर्बा है वो भी ये बताता है कि कोई कौम किसी सेकंड लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना के तरक्की नहीं कर सकती। उर्दू को बेसिक बना के तरक्की कर सकते हैं। कहने वाले बहुत प्यारी बात कह गए, शहदो शक्कर से शीरी उर्दू ज़ुबान हमारी होती है जिसके बोले मीठी ज़ुबान हमारी। सो जामी साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और इतनी अच्छी गुफ्तगू का। इंशाल्लाह आपके साथ सिलसिला जारी रहेगा, आपको फ्यूचर में भी अपने प्रोग्राम में ज़रूर दावा देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। वेल, इसी के साथ जनाब वक्त हो चाहता है प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक का। वापस आएंगे एक और गेस्ट के साथ, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक व्यूअर्स, सच सवेरा प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद है जमील जामी साहब, और जामी साहब से बड़े मज़े की डिस्कशन रही जनाब रिगार्डिंग लैंग्वेज, रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक्स। और अब हमारे साथ डॉक्टर गुलजादा जदून साहब जो कि डेंटिस्ट हैं, उनके साथ हमरा तशरीफ़ फरमा है हमारे नए गेस्ट डॉक्टर ताज नसीब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियोज़ में सच सवेरा प्रोग्राम में। डॉक्टर ताज नसीब साहब की स्पेशलाइजेशन है वेजिटेबल प्रोग्राम में फ्रॉम NARC। सो आपसे इसी हवाले से बात होगी। सबसे पहले काइंडली बताइएगा कि NARC में जो वेजिटेबल प्रोग्राम है ये किस किस्म का प्रोग्राम है? व्हाट इज़ दिस प्रोग्राम ऑल अबाउट? क्या है प्रोग्राम ये? वेजिटेबल प्रोग्राम NARC में जो है बेसिकली ये 4-5 मेजर इश्यूज़ पे काम कर रहा है, जिसमें एक तो जनरल इम्पोर्टेंस का हामिल है जैसे किचन गार्डनिंग। दूसरे नंबर पे हम इस हाइब्रिड डेवलपमेंट या दोगली नस्ल के बीज सब्जियात में तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मेजर इंपोर्ट जो है सब्जियात में दोगली नस्ल की जो बीज हैं वो बाहर से आते हैं। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के इस प्रोग्राम ने ये काविश शुरू की हुई है कि हम लोकल लेवल पे अपना दोगली नस्ल के बीज तैयार करें। और तीसरा ये है कि नई वेजिटेबल्स जो हैं उनका इंट्रोडक्शन कराना, जैसे लहसुन है, प्याज है, गोभी है। इसमें हमने नई से नई फसल वैरायटी, इम्प्रूव वैरायटी जो है उसको लेके आना है। और उसके बाद हम सीड प्रोडक्शन भी करते हैं। सीड बीज तैयार किए जाते हैं और उसको फिर हम ज़िम्मेदारों को, होम गार्डनर्स को, उनको NARC से मुहैया करते हैं ये बेसिकली। और आखिर में हम ये जो जेंडर्स हैं, जैसे फ़ीमेल्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ जो हैं तरबीती कोर्स करवाते हैं, जिसमें किचन गार्डनिंग के बारे में बताते हैं। और इसी तरीके से होम गार्डनिंग में जो भी नई फसलें कैसे लगाई जाती हैं उनके बारे में बताते हैं। और एक जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है बेमौसमी सब्जियात का ऑफ सीज़न वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है। उसमें ऑफ सीज़न वेजिटेबल प्रोडक्शन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब में अभी जितनी भी टनल फार्मिंग हो रही है उसके मुजद जो है वो वेजिटेबल प्रोग्राम NARC है। सर माशाल्लाह, इतना मतलब डिटेल वास्ट प्रोग्राम है मतलब वेजिटेबल प्रोग्राम में। ये जो आपने एक दोगली नस्ल की सब्ज़ी का बात की, दोगली नस्ल के लोग तो सुने थे, दोगली नस्ल की सब्ज़ी क्या होती है ये? देखें, हम पहले आपने सुना होगा कि जी ये गोभी की एक किस्म है या प्याज की एक किस्म है, और वो उसको हम वैरायटी बोलते हैं कि हर साल उसका बीज चलता रहता है। लेकिन उसकी पैदावार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है दोगली नस्ल के बीज की, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें दोगली नस्ल को हाइब्रिड कहा जाता है। अच्छा। हाइब्रिड मींस दोगली नस्ल का बीज। तो दोगली नस्ल का बीज में बेसिक फ़र्क ये है वैरायटी का और हाइब्रिड का कि हाइब्रिड जो है वो पैदावार में ज़्यादा होता है। इसमें हम एक ही ग्रुप में रहते हुए, सपोज़ हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर में एक ही फसल है और इसमें हम दो मुख्तलिफ़ पौधों को, जो कि एक ख़ास नौइयत के हिसाब से उनको तैयार किया जाता है, जैसे हम उनको प्योर लाइन कहते हैं। और प्योर लाइन का एक ख़ास अमल है कि हम उसको पौधे को अपनी खासियत पे किस तरह लेके आते हैं। ये 6-7 साल का प्रोसेस है। उसके बाद पौधे तैयार हो जाते हैं, फिर हम दो मुख्तलिफ पौधों को आपस में उनका क्रॉस करवाते हैं, मिलवाते हैं। तो इसको हम हाइब्रिड कहते हैं। और जो रिजल्टिंग उसका बीज होगा वो हाइब्रिड होता है और उसको हम दोगली नस्ल का बीज कहते हैं। लेकिन हाइब्रिड की ये खासूसियत है कि वो अपने जो मादर पिदर से ज़्यादा पैदावार का हामिल होता है, क्वालिटी वाइज बेहतर होता है। और इसीलिए जो हैवी इंपोर्ट है वेजिटेबल सीड की हो रही है इस वक्त मुल्क में, वो इसीलिए होती है कि फार्मर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहता है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं आइंदा चंद सालों में हम मिर्च में, टमाटर में और करेले में लोकल हाइब्रिड जो हैं तैयार करके दे रहे हैं इंशाल्लाह, और ये किसी लिहाज से भी इंटरनेशनल हाइब्रिड से कम नहीं होंगे। वेल व्यूअर्स, यू आर वाचिंग सच सवेरा विद सुंदस। डॉक्टर ताज नसीब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, NARC से वेजिटेबल प्रोग्राम रन कर रहे हैं। उस हवाले से इनसे बातचीत का सिलसिला जारी और सारी है। वेजिटेबल प्रोग्राम क्या होता है ये इनसे बात कर रहे हैं। और दोगली नस्ल की सब्ज़ी की बात की, दोगले लोग नहीं, दोगली सब्ज़ी की बात हो रही है कि वो क्या होते हैं, ये बात हो रही है। सर आप कहीं बताइएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या अहमियत रखती है? देखिए, हाइब्रिड पहला जैसे कि मैंने जिक्र किया कि पैदावार के लिहाज से ये जो है आम वैरायटी से बेहतर है।
दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि इसकी जो फ्रूट साइज़, शेप वो मोर अट्रैक्टिव है। फिर पूरे खेत में अगर ये सब्ज़ी लगी हुई है तो इसकी एक कंप्लीट 100% यूनिफॉर्मिटी आपको नज़र आएगी, सारे एक ही जैसे पौधे होंगे। और इनकी जो हार्वेस्टिंग टाइम है, जैसे पकने का टाइम भी सेम होगा और इसकी पैदावार भी बेहतर होगी। फिर कीड़े मकोड़ों और बीमारियों के ख़िलाफ़ इसमें हमने जो सिलेक्शन इनके पेरेंट्स की होती है वो इस लिहाज से की होती है कि जो हमारे जो एपिडेमिक्स हैं, ये जो फंगल डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, उनको हमने इनमें रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप करके इसी बेस पे हमने इनके पेरेंटेज को सिलेक्ट करते हैं ताकि इनका जो रिजल्टेंट हो वो बीमारियों के ख़िलाफ़ भी बेहतर हो और पैदावार के लिहाज से भी बेहतर हो। और तीसरा एस्पेक्ट इसका ये होता है कि हम चाहते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन अर्ली मेच्योरिटी वाली क्रॉप्स हों, कि लंबा पीरियड ना लें, ज़्यादा फल लें। तो सर इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते अगर आप जल्दी सब्जियों को उगाते हैं? जल्दी साइड इफेक्ट्स नहीं, प्लांट के मेच्योरिटी ड्यूरेशन को कम करना ये हमारा काम है एक्चुअल। जब हम हाइब्रिड बनाते हैं तो जिनके जो हम पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं, मेल एंड फीमेल, तो उसकी जो बैक स्टोरी यही होती है कि हम साल से उनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, डिफरेंट ट्रायल्स में, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट से हम उनको देख रहे होते हैं कि इनमें कोई साइड इफेक्ट हाँ इनमें कौन से करैक्टर हैं, ये पौधा पैदावार के लिहाज से बेहतर है तो इसमें कीड़े का हमला ज़्यादा है, या इस पर कोई फंगल फफूंदी वाली कोई बीमारी आ जाती है, जैसे फंगल डिजीज़ हैं तो या कोई वायरस आ जाता है। तो हमारा काम, ब्रीडर का काम ये है कि हमने उस पौधे में किसी और पौधे से जिसमें कुव्वत मदाफ़ियत है उसको उसमें ट्रांसफ़र करते हैं पहले। उसके बाद उस पौधे को तैयार जब हो जाता है तो फिर नेक्स्ट जो हमारा उसका ओपोनेंट पौधा है जो कि फीमेल के तौर पे यूज़ होना है, वो भी इसी तरीके से उनमें भी ये सारी क्वालिटीज़ को पहले हम अकोमोडेट करते हैं और उसके बाद हम उसको हाइब्रिड की तरफ ले जाते हैं। एग्जैक्टली आपका मकसद ये है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां उगाई जा सकें, इस तरह कहेंगे? कम वक्त में नहीं, आप ये कह सकें कि हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है इसके बीज के इस्तेमाल से पैदावार में इजाफा हो सकता है और ज़िम्मेदारों के ऊपर जो खर्चा पड़ता है बीमारियों के ख़िलाफ़ वो कम हो सकता है। और दूसरा यह है कि फसल जो है टाइम पे पक जाती है। नॉर्मली एक वैरायटी लेट से तैयार होती है, हाइब्रिड ज़रा जल्दी तैयार हो जाता है। अर्ली मैच्योरिंग हाइब्रिड हम तैयार करते हैं, एक तो फसल टाइम पे आ जाती है पक के, दूसरा यह है कि उस पर जो इनपुट कास्ट है जो कि हैवी पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल की जाती है हम इसको कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि पेस्टिसाइड ये देखें जो जितनी अद्वियात हैं इनकी सिस्टमिक इफेक्ट है, सरायत पजीर हैं और हमने ये सारी खानी होती हैं, तो इसमें ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं उन केमिकल्स के आते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हाइब्रिड जो तैयार किया जाए उसमें बीमारियां भी ना हो और कीड़े के हमला कम हो, ताकि ज़िम्मेदार जो है अपनी फसल को बचाने के लिए कम से कम स्प्रे अद्वियात का मुज़र जहर जो है उनको कम से कम इस्तेमाल करें ताकि जो हाइजीनिकली जो कंज्यूमर हैं उनकी सेहत पे को खातर खाए। एक नहीं बहुत सारे फ़वाइद हैं इस टेक्नोलॉजी के और माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएटिंग बात है कि NARC जो है इसका ये इकदाम कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है सब्जियों के हवाले से। इस हवाले से डॉक्टर ताज से जो बातों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। लेकिन आपकी बातें कहाँ गई जनाब? 846606 नंबर डायल कर हमें बताएं, कुछ हम आपसे भी बात करना चाहते हैं, हमारे सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तान के पहले कौमी असम्बली के स्पीकर कौन थे। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान इसका जवाब है और आपने जूनियर स्कूल सेक्शन में डेफिनेटली पढ़ा है। उस सवाल का जवाब दीजिए, जी जाइए गिफ्ट हैम्पर्स और गिफ्ट जो हैम्पर्स जीतेंगे यानी कि विनर्स होंगे उनके नाम प्रोग्राम के एंड में इंशाल्लाह ज़रूर अनाउंस किए जाएंगे। और हमारा आज का टॉपिक पीपल वो प्लीज़ ना भूलिएगा कि आपने हमें ये बताना है कि ग्रोइंग एज में किस क्लास में बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाए। थर्ड लैंग्वेज हमारी जो रोज़मर्रा की ज़ुबान है उर्दू पंजाबी के अलावा जो तीसरी या फॉरेन लैंग्वेज का बर्डन है वो किस उम्र में डालना चाहिए, पहली जमात में या छठी जमात में? आपका क्या ख्याल है? आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको आज से पहले बोलने का मौका नहीं मिला तो कोई मसला नहीं है जनाब, आज आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। हमें बताइएगा, अपने सवाल का जवाब भी दीजिएगा और रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज के किस एज में बच्चे को बतानी या सिखानी चाहिए ये बताने के लिए 846606 नंबर डायल करें, हमारे साथ बातचीत करें। वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर फ़ोन कॉल्स। और हमारे साथ जनाब डेंटिस्ट भी मौजूद हैं गुलजादा जदून साहब, इनसे बात करेंगे जनाब दांतों के मसाइल के ऊपर, इनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। जदून साहब ये बताइएगा, जिस तरह अभी
आपने बताया कि खून निकलने की ये प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉपर ब्रशिंग वजह होती है, इसी तरह सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बताइए। सेंसिटिविटी और खून निकलने के अलावा कीड़ा लगने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली बच्चों को। सो उससे किस तरह अवॉइड किया जाए और उसका क्या सदबाब है? बच्चों में तो कीड़े लगने का मेन कॉज ये है कि जब बच्चे सो जाते हैं उस टाइम तो उसको फीड किया जाता है। अगर आप उसको फीडर सोने के टाइम पे दे दें, उसके मुंह में दूध रह जाते हैं, या अगर आप उसको जूस पिलाएं बेड टाइम पे, उसकी वजह से भी जो फूड पार्टिकल्स मैं जैसे बता रहा हूँ उसके पीसेस रह जाते हैं। तो या टॉफ़ी, चॉकलेट, जिस तरह की चीज़ें खा जाते हैं, क्योंकि उसकी ब्रश तो प्रॉपर होती नहीं, उसकी वजह से उसके दांत कीड़े हो जाते हैं, उसमें कीड़ा लग जाता है। सो जब बच्चे को सोते हुए दूध पिलाएं तो उसके बाद कुल्ली करनी चाहिए, कम से कम 1-2 घूंट उसको पानी पिलाएं। बच्चे तो फिर उठ जाएगा। नहीं, अगर आप उसको Anyways, आप इस चीज़ को मैनेज करें कि आप जो है पानी लाजमी पिलाया करिए, या कुल्ली, ब्रश भी तो पानी पिला हाँ, दें बिल्कुल, गुड आखिर में कम से कम थोड़ा सा पानी, 2 घूंट पानी पिला दे उसको। वेरी नाइस। ये सर ने इस मसले का हल भी बता दिया कि अगर आपको आपके बच्चे को दूध पीते पीते सोने की आदत है तो आखिर में 2 घंटे पानी भी पिला दीजिए, फिर बस हो जाएगा और दांत में कीड़े नहीं लगेंगे। सो बाज़ औक़ात बड़ों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह एहतियात की कमी है। बिल्कुल एहतियात की कमी है कि ब्रश भी नहीं कर दे, और दूसरा पहले इनिशियल स्टेज में ऐसा होता है ना कि जिस दांत के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट होता है, अगर आप उस टाइम से केयर करें, इनिशियल स्टेज में आप उसको ट्रीट करें, तो बाद में आपकी इतनी मतलब दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे बच जाते हैं आपके दांत। अच्छा, और बाज़ औक़ात गम्स के स्वेल होने का मसला भी होता है। स्वेल यही मसला है, टार्टर कैलकुलस की वजह से आपके गम्स स्वेल हो जाते हैं। अगर आपका दांत डीप कैरियस है तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है बोन में, गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेल हो जाते हैं, पस पड़ जाते हैं। और गम्स के स्वेल होने की वजह से बाज़ लोगों को मैंने देखा उनका मतलब चीक्स भी स्वेल हो जाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, हाँ, उसका पूरा मुंह सूजा हुआ होता है ना, अगर आप एग्जैक्टली, बिल्कुल जो केयरलेस लोग होते हैं उसका ऐसा ही होता है। सो केयरलेसनेस हर चीज़ की एक रूट कॉज है। बिल्कुल, सो इससे अवॉइड करना चाहिए। और गम्स की स्वेलिंग के लिए कोई टिप काइंडली बता दीजिए। गम्स की स्वेलिंग का तो मेन कॉज आपको रिमूव करना चाहिए ना, कि आपका मसला क्यों है, आपकी गम स्वेल किस की वजह से। गम्स की आपके कैलकुलस की वजह से, या आपके दांत डीप कैरियस है उसकी वजह से आपकी गम स्वेल है, तो उसकी आपको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं आपको यहाँ से मेडिसिन बता दूँ, पहले आप डेंटिस्ट से चेक करवाएं कि उसका मेन काज क्या है, उसको पहले रिमूव करें, उसके बाद ही आपके गम्स ठीक हो जाए। तो कोई कहते हैं अदरक का इस्तेमाल भी करना चाहिए इस हवाले से? तो घरेलू टोटके हैं ना, जिस तरह आप यूज़ करें। अच्छा, तो वही आपका नहीं है? नहीं, हम ऐसा नहीं। अच्छा, और इसके अलावा जैसे आपने उस गम का नुकीले दांत, जैसा एक शिकायत आई थी, बाज़ लोगों के कुछ दांत ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह बचपन में होता है ना, अगर आपके प्राइमरी टीथ अपने टाइम पे ना निकले, जिस तरह उसको अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें उसको निकलना चाहिए होता है, ठीक है। आप उस कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसकी ग्रोथ सही नहीं होती, तो दांत उसके आगे पीछे निकलते हैं, दूध के दांत तो फिर निकलवाने पड़ते हैं, लेकिन जो परमानेंट उसके टीथ होते हैं डिस्टर्ब होते हैं, आउट ऑफ लाइन होते हैं, तो उसके बाद में ट्रीटमेंट होते हैं, जिस तरह ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो एज पे डिपेंड करता है ना, कि 14 साल कम से कम 13-14 साल के बच्चे हम ब्रेसेस लगा सकते हैं। उससे पहले जब उसकी दांत पूरे जनरेट नहीं होते, उसके पूरे ग्रोथ मुकम्मल नहीं होती। हाँ, तो ये 14 साल के बाद कभी भी लगा सकते हैं? 14 साल के 15 साल जब भी आप लगाएं, उसके बाद सारी उम्र में कभी भी लगा सकते हैं? हाँ, सारी उम्र में। एक्चुअली जो हमारा पहला रिसर्च था वो तो हम 40 ईयर्स तक लगा सकते थे ब्रेसेस, लेकिन अभी जो न्यू हमारी औरतों में उसमें रिसर्च हुआ है तो हम 80 ईयर्स तक लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली 80 ईयर में दांत होते भी नहीं, लेकिन तब भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, यानी कि 14 के बाद और 80 से पहले आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं अगर आपके दांत ऊपर नीचे आगे पीछे हैं, लेकिन लगवा लीजिएगा। इन बातों की ईजी मत लीजिएगा, बिकॉज ख़ुद को खूबसूरत रखना हर इंसान का बुनियादी हक है, तो इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इस पर नहीं करना चाहिए। सो कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कुछ हम आपको बताएंगे, कुछ आप हमें बताइए। 84000006 नंबर टू डायल। हमारे साथ दूसरी गेस्ट मौजूद है, जनाब डॉक्टर ताज साहब। डॉक्टर ताज NARC वेजिटेबल प्रोग्राम से तशरीफ़ फरमाए, वहाँ से आए हैं। सर, आपने बात की थी वेजिटेबल प्रोग्राम में किचन गार्डनिंग का एक जिक्र किया था, तो इस हवाले से काइंडली बताइए किचन गार्डनिंग में आप क्या करते हैं? देखिए, किचन गार्डनिंग में हमारी वेजिटेबल प्रोग्राम की ये कोशिश है कि हम जो अर्बन एरियाज़ में बेसिकली जहाँ पे लोग घरेलू ख़वातीन को एक हॉबी के तौर पे हमने इस किचन गार्डनिंग को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें हमने डिफरेंट तरीके इसमें मुतारफ़ कराए हैं कि आप लॉन्स में, लॉन की साइड पे कैसे वेजिटेबल उगा सकते हैं। अगर आपके पास ग्राउंड में जगह नहीं है तो आप इनको गमलों में लगा लें, और अगर नीचे गमले रखने की भी जगह नहीं है तो रूफ़ में जाके आप इसको डिफरेंट तरीके से छत पे भी आप डिफरेंट कंटेनर्स बना सकते हैं। घरों में जो डिब्बे खाली होते हैं उनमें नीचे सुराख लगा के, और एक सॉयल मीडिया जो है जिसमें हम गली सड़ी गोबर की खाद और मिट्टी उनको और रेत को इक्वल प्रोपोर्शन में मिला के एक नरम सा मीडिया बना के फिलअप कर लेते हैं और उसमें सब्जियात के बीज लगा देते हैं।
तो उससे यह है कि एक तो ख़वातीन के लिए मसरूफ़ियत, घरेलू मसरूफ़ियत हो जाती है, जिसमें आम तौर पे जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जैसे धनिया है, मिर्च है, टमाटो वगैरह हैं, और तो उनको सब्ज़ी भी आपकी अवेलेबल है सैलरीज इजीली। है, आपकी सैलड्स हैं, लेटिस वगैरह। तो इन चीज़ों को अगर आप लगा लें, सर्दियों में आप लहसुन वगैरह लगा सकती हैं, और प्याज, ग्रीन अनियन जो है उसको यूज़ कर सकती हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट जो है प्रोग्राम मुनक्कद कराते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे पास आते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी की फ़ीमेल्स भी आती हैं, घरेलू ख़वातीन भी आती हैं, और सो मच सो ये जो नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है NRSP, ये घर दूर दराज से जो इस्लामाबाद रावलपिंडी की विसिनिटी में ख़वातीन देहातों में रहती हैं, उनको भी वो यहाँ पे लाते हैं और हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। NARC में एक शोबा है एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, वहाँ पे लोग जो ख़वातीन इंटरेस्टेड होती हैं वहाँ पे उनके साथ रब्ता करती हैं, और वो बताती हैं कि हमें जो है फ़लाँ चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हम फ़लाँ किचन गार्डनिंग की फ़लाँ फसल में, या हमें बताया जाए कि उसके कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, या कैसे इनको कल्टीवेट किया जाता है, इनकी आगे हैंडलिंग कैसे होती है, फ्रूट पिकिंग कैसे करनी है, कीड़ों से कैसे बचाना है। तो वहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ पे अपने नाम लिखवा जाते हैं। जैसे ही पार्टिसिपेंट्स जो हैं हो जाते हैं 25 या 15 या 20 या 30 के करीब, तो वो एक ट्रेनिंग शेड्यूल कर देते हैं। उसमें हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स के ऊपर वो उनको लेक्चर देते हैं, और उनको फील्ड में प्रैक्टिकल भी हम करवाते हैं। सिमिलरली ऑफ सीज़न में लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो दीगर एरियाज से, हमारे पंजाब से, सदर्न साइड से, सेंट्रल पंजाब से, या ये पठवार डिस्ट्रिक्ट से जो लोग हैं, पठवार प्लेटो से जो लोग आते हैं, वो जो ऑफ सीज़न करना चाहते हैं। ऑफ सीज़न टेक्नोलॉजी जो हमारी है वो ऑल ओवर द पंजाब, बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वेल डिसेमिनेट हो चुकी है। लोगों ने बड़ा अच्छा इसको अडॉप्ट किया है। इसमें ये था मौजूद नहीं है वो कैसे? इसमें यह था कि इस टेक्नोलॉजी का जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि सिंध का जो सुबह सिंध का मौसम हमेशा अर्ली होता है, तो वहाँ से वेजिटेबल जब आती थी तो हमारे इलाके के जो ज़िम्मेदार थे समर वेजिटेबल्स में ये मार खा जाते थे, क्योंकि जब इनकी फसल पकती थी तो उस वक्त उसका रेट नहीं मिलता था। तो टनल टेक्नोलॉजी बेसिकली टू कैप्चर द हाई मार्केट प्रॉफिट। तो इसमें हमने ये किया कि वो सब्जियां जैसे टमाटर है, हम इसको सर्दियों में अंडर प्लास्टिक टनल कास्ट कर लेते हैं, वहाँ पे इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। सिमिलरली प्लास्टिक टनल्स के अंदर हाँ टेम्परेचर टनल बनती हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टनल्स हैं, वकन टनल्स हैं, मिनी टनल्स हैं और बड़ी टनल्स हैं। तो उनमें ऊपर प्लास्टिक शीट डाल के उनको सील कर दिया जाता है। उसके अंदर प्लांट जो है दिसंबर जनवरी का जो हार्श कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं उसमें समर वेजिटेबल जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। अच्छा, तो ये और वो अर्ली मार्केट में आ जाती हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि अब आपको खीरा जो है वो सर्दियों में भी अवेलेबल होता है, हालांकि ये समर क्रॉप है। तो ये जो सर्दियों में आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं, अच्छा, बहुत सारी वो चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हमें पूरा साल मिलती है। हाँ, खीरे का बात किया ये तो पता ही नहीं कि सीजन में होता है। जो पंजाब से सब्जी आती है, खीरा वगैरह इस तरह की, वो आती हैं बेमौसमी टनल टेक्नोलॉजी से। और जो नॉर्मल आती हैं सब्जियात, सवात साइड के एरियाज जो हैं, कोल्ड एरिया, वहाँ से जो सब्ज़ी आती है, बलूचिस्तान के कोल्ड एरिया से आलू आता है, तो वो तो उनको एक नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो सुबह पंजाब के जो लोग हैं यहाँ पे हमने ये ऑफ सीज़न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है, जिससे लोग जो हैं और ख़ासा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसमें प्लास्टिक का इतना ख़र्चा नहीं है, इनिशियल कास्ट एक दफ़ा होती है, लेकिन आप टमाटो जैसे एकड़ पूरा आपने टमाटो का लगाना है, उसमें 12,000 पौधे होते हैं। एक पौधा अभी जो मैंने दोगली नस्ल के बीज की जिक्र किया, तो हमने ये देखा है अभी हमारे जो तजर्बात से गुजर रहा है कि 2.5 से 3 kg तक आप एक टमाटो से एक पौधे से ले सकते हैं। तो अगर ऑफ सीज़न में यही आप मैनेज कर लेते हैं टनल्स में, तो फार्मर जो है एक तो उसकी प्रोड्यूस अर्ली मार्केट में आ जाती है और वहाँ पे उस वक्त प्रॉफिट अच्छा गेन करते हैं।
अर्ली मार्केट में भी आपकी चीज़ आ जाए, प्रॉफिट भी गेन कर सके। कितनी अच्छी अच्छी टिप्स आपको डॉक्टर ताज से मिल रही हैं। जो ज़मींदार या काश्तकार लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो कुछ डॉक्टर ताज से सवाल करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपको डायल करना होगा 846606 नंबर डायल करें। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से जो लोग कॉल करें 051 लगा लीजिए साथ, और अगर पाकिस्तान के बाहर से करें तो 0092 पाकिस्तान कोड साथ मिलाकर आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर ताज से बात करनी हो अपने रिगार्डिंग वेजिटेबल प्रोग्राम, सब्जियों कैसे काश्त किया जाए, कौन सा अच्छा तरीक़ाकार है, कौन सी अच्छी टेक्निक है जिसको इम्प्लीमेंट करके, जिस पर अमल करके जो आप अच्छी सब्जियां जो है वो काश्त कर सकते हैं। या अगर आपके दांतों में कोई मसला हो, दांत ऊपर नीचे आगे पीछे हो, तो क्या करना चाहिए, तो आप हमारे जुदून साहब से पूछ सकते हैं। हमारे साथ डेंटिस्ट मौजूद हैं गुलजादा जुदून साहब, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हो जाता है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर जनाब आपके सवालात भी लेंगे और बहुत अच्छी चिटचैट का सिलसिला जो जारी है आपके साथ कंटिन्यू रखेंगे। दिस इज मी सुंदर, विल बी बैक आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, खुशामदीद जी आयन बेहतर शाइन। एक बार फिर से साथ सवेरा प्रोग्राम में मैं हूं सुंदस मुस्तकीम आप लोगों के साथ, यानी कि अपने डियर स्वीट क्यूट से व्यूअर्स के साथ। और आप लोग हमारा साथ देंगे 846606 के ज़रिए। जी बिल्कुल, नंबर डायल कीजिएगा। हमारे आसान से सवाल का आसान सा जवाब हमें बता दें। सवाल जनाब ये है कि पाकिस्तान की पहली कौमी असम्बली के स्पीकर कौन थे, और उस सवाल का जवाब हमें बताएंगे और दी जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स। वी विल गिव यू गिफ्ट हैम्पर, डेफिनेटली वी विल गिव यू एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। हम विनर का नाम भी अनाउंस करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब आपने हमें ये बताना है हमारे टॉपिक के हवाले से कि आपके ख्याल में ग्रोइंग एज में, बढ़ती हुई उम्र में बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज कब सिखानी चाहिए। पहली जमात से ही सिखानी चाहिए या छठी में आके सिखानी चाहिए। आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों को किस क्लास से जो है इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने चाहिए। आपके ख्यालात, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यार हमारे लिए बहुत मुफीद है। और हमारे प्रोग्राम सच सवेरे के तवस्सुक से अगर बाकी मुल्क के लोगों तक ये बात पहुँचे तो हमारे लिए भी फ़ख्र की बात होगी और आपके लिए भी बहुत अच्छी बात साबित होगी। और इस सवाल के जवाब और टॉपिक की बात करने के अलावा जनाब बात हो रही है आज के प्रोग्राम में कुछ दांतों के मसाइल, मसले मसाइल के हवाले से। डॉक्टर गुलजादा जुदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेंटिस्ट हैं, इनसे बात करें। उसके साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा डॉक्टर ताज साहब वेजिटेबल प्रोग्राम NARC से तशरीफ़ लाए हैं। इन दोनों हज़रात से बातचीत का सिलसिला जारी और सारी है। डॉक्टर जुदून साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अभी आपने बहुत सारे दांतों के मसाइल के हवाले से बात की, कौन से प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशंस क्या है, ये तो बात हो गई। अब थोड़ी सी बात करना चाहूँगी डाइट के हवाले से कि दांतों की सेहत को बरकरार रखने के लिए कौन सी ईटेबल्स हैं, कौन से फूड आइटम्स हैं जो प्रेफर करने चाहिए हमें। डाइट में तो आपको स्पेशली दांतों के लिए हमारे कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप दूध पिएं, फ्रूट खाएं जिसमें ज़्यादा कैल्शियम होते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से जिससे कैल्शियम कमी होती है दांतों में तो उसकी स्किन रफ हो जाती है, दांत टूट जाते हैं। एक तो होते हैं फ्लोराइड स्टेन्स आ जाते हैं जहाँ पे मतलब डिफरेंट जगह हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे हैं जहाँ पे पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है, उसकी वजह से दांतों पे फ्लोराइड स्टेन्स होते हैं। लेकिन डाइट में ज़्यादातर चीज़ें जिसमें कैल्शियम होती है हमारे दांतों के लिए सबसे इफेक्टिव है। कैल्शियम आपके ख्याल से दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से करें, दूध दही बटर, ये वो चीज़ें जो दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों से जो है वो अवॉइड करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो दांतों को ख़राब करते हैं। कहते हैं ना, मीठा भी एक वक्त आता है, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा भी एक वक्त आता है कि कड़वा बन जाता है। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा तीखे खानों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये भी आपकी दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एतदाल में अगर आप मिर्च मसालों का इस्तेमाल, मीठे का इस्तेमाल, हर चीज़ जो है एतदाल में लेकर चलेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपके दांत जो है वो अच्छे रहें, ख़राब ना हो। ख़राबी से बचने के लिए मीठे का इस्तेमाल कम और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि कैल्शियम इंटेक ज़्यादा हो। कैल्शियम इंटेक ज़्यादा होगा तो आपके दांत जो है वो सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे। जुदून साहब, डाइट के ऊपर आपने बात की। डाइट के हवाले से लोग एक प्रोसीजर होता है रूट केनाल प्रोसीजर, ये बहुत ज़्यादा करवाते हैं या करवाना चाहते हैं, तो ये क्या प्रोसीजर होता है? एक्चुअली हमारे डेंटल ट्रीटमेंट में रूट केनाल एक फाइनल स्टेज होता है। जब रूट केनाल तक दांत पहुंच जाता है फिर उसके बाद या निकलवाना पड़ता है या रूट केनाल के एक हमारे पास ऑप्शन होता है। पहले तो ऐसा होता था कि रूट केनाल इतना लेटेस्ट भी नहीं है, फिर भी काफ़ी अर्सा पहले जिस तरह लोग दांत निकलवाते थे। अभी हमारे पास एक ऑप्शन ये भी मौजूद होता है कि रूट केनाल, अगर आपका दांत ज़्यादा डैमेज ना हुआ, उसके वॉल ज़्यादा डैमेज नहीं है तो आपके पास रूट केनाल के ऑप्शन है जिसको हम डेट करते हैं। केनाल्स को, नर्व्स जो होते हैं, नर्व्स को उसका हम डिस्कनेक्ट करते हैं
जो हमारी नर्व सप्लाई होती है, मेन सप्लाई, उससे हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। दांत आपका एज इट इज़ मजबूत रहता है, आप उस पर खाना इजीली खा सकते हैं जो भी, लेकिन आपका दांत दांतों की मजबूती के लिए बिल्कुल procedure जरूरी है। नहीं, मजबूती के लिए नहीं है। अगर आपको पेन है, ज़्यादा डीप कैरियस है आपका दांत, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप निकलवाएं नहीं दांत को, अच्छा। आप उसको रूट कैनाल करवाएं, डेड करें, दांत आपके मुंह में रहेगा, खाना आप उससे खा सकेंगे, लेकिन ये आपको पेन सेंसिटिविटी कुछ नहीं होगा, डिस्कनेक्ट होगा दांत। यानी कि ना निकलवाने का ऑप्शन हाँ, आपके ना लिए। निकलवाने का ऑप्शन है आपके पास कि आप जी। निकलवाना नहीं पड़ता, आपका दांत बच जाता है रूट कैनाल से। यानी कि अगर आप ना दांत निकलवाना चाहें तो आप रूट कैनाल प्रोसीजर जो है उसके थ्रू अपने दांतों को बचा सकते हैं। बिल्कुल। दांत जो सुन हो जाएगा, आपको ठंडा गर्म जो भी मसला है वो नहीं होगा। जी, ये बिल्कुल, मतलब इस बात बिल्कुल, का। लेकिन ऐसा है कि जी डॉक्टर जदून साहब से भी बातचीत का सिलसिला जारी है सारी है। आप कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें तो 84666606 नंबर डायल करके आप पूछ भी सकते हैं, जनाब बता भी सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ताज साहब भी मौजूद है, NARC से इनका ताल्लुक है वेजिटेबल प्रोग्राम में। सर, आपने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में इंट्रोडक्शन देते हुए बात की थी सीड प्रोडक्शन के हवाले से, तो ये कैसे प्रोग्राम क्या है सीड प्रोडक्शन का? देखिए, सब्जियात का बीज जो है पाकिस्तान में आसानी से बन सकता है, लेकिन ट्रेंड कुछ सालों से, कुछ अरसे से इस तरह का है कि सब्जियात के बीज की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही थी। तो ज़्यादातर जो है ग्रोअर्स जो हैं, हमारे काश्तकार भाई जो हैं या ख़वातीन जो हैं, वो मार्केट से सीड लेती हैं, और वो ज़्यादातर बाहर के ममालिक जो हैं, वो चाइना है, जापान है, हॉलैंड है, इसी तरह इंडिया भी सीड प्रोड्यूस कर रहा है और हाई ज़र मुबादला जो है वो कमा रहे हैं। तो हमने इस ट्रेंड को सेट किया है कि पाकिस्तान में लोकल लेवल पे सब्जियात का बीज बनाया जाए और उसको उसकी क्वालिटी बेहतर करके मार्केट किया जाए, ताकि सस्ते दामों ग्रोअर्स को बीज मुहैया हो। और इस सिलसिले में हम वेजिटेबल प्रोग्राम जो है, इसमें बहुत सारी सब्जियात के बीज हम खुद तैयार कर रहे हैं। लहसुन जैसे आम एक घरेलू इस्तेमाल की चीज़ है, लहसुन में हमने एक अच्छी, पहले जो चाइनीज़ लहसुन आपने देखा है जो बाहर से आया हुआ है, लेकिन हमने भी इसके साथ उससे बेहतर एक किस्म जो है तैयार मुतारफ़ करवा लिया। अभी हमने उसका बीज भी बनाया है, अभी लोगों में मुतारफ़ भी कराएंगे। NARC गार्लिक 1 के नाम से हमने तैयार किया है, काफ़ी मोटा लहसुन है। सिमिलरली हमने प्याज के ऊपर काफ़ी कोशिश की है, मूली लहसुन और है, प्याज के ऊपर हाँ जी, ट्राई कर मूली चुके हैं। है, फिर सैलड है, मुख्तलिफ सब्जियों के बीज तैयार किए जाते हैं और NARC की टक शॉप पे ये अवेलेबल होते हैं हर सीज़न में, जो कि घरेलू ख़वातीन अगर इसको किचन गार्डनिंग में यूज़ कर सकें तो क्वालिटी सीड NARC की टक शॉप से ले सकती हैं। वेल, क्वालिटी सीड अगर आपको चाहिए तो आप NARC से रुजू कर सकते हैं क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए। एक बहुत अच्छा इकदाम है, वी रियली अप्रिशिएटेड। वेल, इसके अलावा सर आपने बात की थी एक इंग्लिश सीड की भी। जी जी, तो इससे क्या देखिए, मुराद है? कुछ सब्जियात ऐसी हैं जो कि रवायती तौर पे हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। प्याज की मैं मिसाल देता हूँ, तो प्याज का अल्टरनेट एक बंचिंग अनियन है जो कि सारा साल सब्ज़ रहता है और वो साइडों से बंच निकालता है। ख़वातीन अगर इसको घर में लगा लेती हैं तो पूरा साल जो है वो ग्रीन अनियन जो है, ग्रीन प्याज के तौर पे इसको यूज़ कर सकती हैं। सिमिलरली सूप्स के लिए सेलरी, पार्सले है, लीक है, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम ज़िम्मेदार या ख़वातीन इनसे वाकिफ़ नहीं है। तो इन चीज़ों को भी हमने NARC में जो ख़वातीन की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जिसमें नॉन कन्वेंशनल वेजिटेबल्स के ऊपर जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है, इंग्लिश वेजिटेबल जिनको हम कहते हैं, उन पे जो ट्रेनिंग दी, जो उसमें हमारा मकसद यही होता है कि नई सब्जियात जो कि पाकिस्तान में अमूमन नहीं खाई जाती, उनको मुतारफ़ कराया जाए। तो ख़वातीन की हमने ये देखा है कि किचन गार्डनिंग का जो हमारा आस्पेक्ट है, इसमें बहुत सारे लोग हमारे से, मेरा ख्याल है कि सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन जो हैं अच्छा, हमसे very nice। NARC से ट्रेनिंग ले जा चुकी हैं। तो इसका और शऊर जो है ट्रेंड- NARC के तवज्जुह से और ख़वातीन को भी मिल रहा है। इसमें देखें, एक फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी की और खालिसतन जो सब्ज़ी है जो कि कीमियाई अद्वियात से पाक है, वो आप घर पे अपने लोकल लेवल पे तैयार कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा मशगला है और ये इंशाल्लाह हमारी और भी आइंदा कोशिश होगी कि हम मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को इसमें ट्रेन करें। वेल, ख़वातीन के लिए भी ये गुड न्यूज़ भी है, बहुत अच्छा
खुश आइन बात है कि हमारी ख़वातीन भी इतना इंटरेस्ट लेती हैं, क्यों ना लें जनाब, जब उनको पता चले कि वो घर में भी अपनी सब्जियां उगा सकती हैं और एक एक्स्ट्रा ट्रेंड, एक एक्स्ट्रा हुनर जो है उन्हें मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है जनाब किस तरीके से आप जो है ना सिर्फ ये सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए बाद में पैदा हो सकता है, बल्कि घर में सब्जियाँ वगैरह मतलब रोज़मर्रा की हांडी वगैरह पकाने के लिए भी उनको जब घर में ही सब्जियाँ अवेलेबल हैं तो वो क्यों ना इसको सीखें और इसको फिर अपनी डेली लाइफ रूटीन में इम्प्लीमेंट करें। NARC का बहुत अच्छा इकदाम है एंड वी रियली अप्रिशिएटेड कि वो ख़वातीन में इस चीज़ का शऊर उजागर कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। विश एंड प्रे कि आप ख़वातीन के एस्पेक्ट के हवाले से जनाब ख़वातीन को भी इस सिखाते रहें, बताते रहें। लेकिन सर जिस तरह आपने बात की थी दोगली नस्ल की सब्ज़ी की, सो ये किस हद तक अभी पाकिस्तान में जो है वो इम्प्लीमेंट की गई, कौमी सतह पर या बैनुल अक़वामी मतलब कुछ थोड़ा सा उस पर इंस्पिरेशन इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत सारे कंट्रीज़ हाइब्रिड दोगली नस्ल के बीज तो उनसे कितनी इंस्पिरेशन हमने ली है? उसमें देखें, हमें अभी जो ट्रेंड सेट हुआ है पाकिस्तान में सब्जियात की काश्त का, मोस्टली ज़मींदार नाउ दे आर वेल अवेयर टू कल्टिवेट हाइब्रिड फॉर द मोर प्रोडक्शन एंड फॉर द टू मिनिमाइज द इनपुट रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। तो हम ये चाहते हैं कि अभी जो PARC ने पंजाब लेवल पे, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च ने और NARC में वेजिटेबल प्रोग्राम ने आइंदा चंद सालों से, गुज़श्ता चंद सालों से हाइब्रिड को लोकल तौर पे डेवलप करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें अभी हम जो पर्टिकुलरली मेरे टीम मेंबर्स जो काम कर रहे हैं उसमें हम टमाटो और चिली और बिटर गोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हाइब्रिड बनाया जाए। और हाइब्रिड का कंसेप्ट मैं एक ये भी देना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही बड़ा फ्रूट हो, नहीं, उसको इस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं कि मार्केटेबली एक्सेप्टेबल हो। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में बड़े बड़े करेले आ रहे हैं आजकल, तो कुछ लोगों की कंज्यूमर प्रेफरेंस होती है कि छोटे साइज़ का करेला होना चाहिए, तो कुछ लोग करेले में कुछ वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाल के डिफरेंट डिशेस बनाते हैं। कुछ की प्रेफरेंस होती है कि बड़े वाला हो, किसी का होता है छोटा। सिमिलरली खीरा है, खीरे में स्मूथ स्किन वाला खीरा जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ऐसे हाइब्रिड को इंट्रोड्यूस करवाना है जिसमें स्मूथ स्किन वाला हो और उसके और रफ़ ना हो, उसमें बिटरनेस ना हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दोगली नस्ल के बीज जब तैयार किए जाते हैं तो इनमें मलूज़ खातर रखा जाता है। तो चिली में जैसे हॉट चिली है, अब कंज्यूमर प्रेफरेंस है सैलड के तौर पर लेस हॉट होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। जी, डॉक्टर ताज से बातचीत का सिलसिला जारी है, सारी वेजिटेबल प्रोग्राम NARC से इनके साथ बात कर रहे हैं। सर आप काइंडली ये बताइएगा, जिस आपने हाइब्रिड सीड के हवाले से बताया कि इंटरनेशनल लेवल से लेकर हमारे नेशनल लेवल तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस चीज़ को, तो कितना फ़र्क है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में और हमारे स्टैंडर्ड्स में? देखिए, जो क्वालिटी हाइब्रिड पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे उसको जब उसकी तैयारी के मराहल में ये चीज़ हमने पहले ही उसको टेकअप किया होता है कि इंटरनेशनल जो मार्केट में हाइब्रिड हैं, सपोज टमाटो के, अगर हम टमाटो का हाइब्रिड को नियात देने वाले हैं तो उसके जो इंटरनेशनल ऑलरेडी मार्केट में है, हमारा हाइब्रिड की प्रोडक्शन उससे बेहतर हो। और हम इसी एस्पेक्ट को लेके आइंदा चंद सालों में इंशाल्लाह PARC जो है वेजिटेबल प्रोग्राम की तरफ से ये हाइब्रिड इंट्रोड्यूस कराएगी जो इंटरनेशनल हाइब्रिड से यील्ड में प्लस होंगे या एटलीस्ट एट पार हों। मकसद सिर्फ ये है कि जो इम्पोर्टेड सीड है वो महंगा है, अगर लोकल लेवल पे हाइब्रिड प्रोड्यूस हो जाए और उसका सीड डेवलप हो जाए तो वो जो है उसकी कास्ट जो है वो कम हो जाएगी। और इसी तरीके से एक टमाटो में, क्योंकि टमाटर में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड लगता है, ऑफ सीज़न में 2 किस्म के टमाटर के पौधे हैं, एक बेलदार पौधा है और एक छोटे साइज़ का जो खेतों में लगाया जाता है, तो दोनों में हाइब्रिड डेवलप हो रहे हैं। तो जब हम इस पे काम शुरू कर रहे थे उस वक्त ये था कि 6-7 रुपए का एक बीज टमाटर का हाइब्रिड का पड़ता है और एक जो ग्राम बीज है उसमें 300 से 330 बीज होते हैं टमाटो के। तो आप इससे कॉस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 30 ग्राम मिनिमम जो है टमाटो सीड 1 एकड़ के लिए चाहिए होता है। तो इसको भी लो कास्ट करने के लिए हमने एक और भी टेक्निक मुतारफ़ कराई है कि ये जो ऑफ सीज़न बेलदार टमाटर हैं उनकी कटिंग्स जो हैं, साइड शूट्स जो हम काट के फेंक देते हैं, ज़मींदारों को हमने ये भी बताया कि साइड शूट्स को आप ना फेंकें, इनको दोबारा थैलियों में लगा लें और वो आपका फिर से पौधे बन जाएंगे। यानी अगर आप 1 एकड़ का सीड मार्केट से लेते हैं तो जब जैसे ही आपके पौधे ग्रो करते हैं साइड शूट्स हम
ऑफ सीज़न में या जो इनडिटर्मिनेट बेलदार टमाटर हैं तो उसके साइड शूट्स हम काटते हैं। तो हमने ये टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई है, पब्लिश भी हो चुकी है कि इसको आप साइड शूट्स को दोबारा कटिंग के तौर पे यूज़ करें, और अगर 1 एकड़ का बीज मार्केट से लें, 2 एकड़ का बीज अपना पौधे आप अपने से तैयार कर लें।